गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सेशन हो चुका है बट ये क्या कहेंगे इसे क्लिप बाद में रिकॉर्ड करना पड़ा है ताकि लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। वो कहावत है जापानी की, मछली देने से अच्छा है मछली मारना सिखाना चाहिए। तो चाहे आप इस बार मेंस दे रहे हो या फिर अगली बार या उसके अगली बार, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम की कल्पना है जो हम करते हैं आंसर लिखने के पहले, चाहे वो फिर एसए हो चाहे वो जीएस हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप समय पर पेपर पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आपके पेपर में गति कितनी होगी कॉपी में, ये उंगलियों से तय नहीं होता, ये तय होता है ब्रेन से। जितना तेज प्रोसेसिंग, जितना तेज आप पॉइंट सोच पाएंगे उतना तेज आप आंसर लिख पाएंगे। और बार बार पॉइंट सोचेंगे, बार बार वही आर्गूमेंट सोचेंगे, बार बार वही डेटा फैक्ट ध्यान में आएगा, तो आप रिकॉल भी कर पाएंगे। क्योंकि मेन्स इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग, और प्रीलिम में रिकॉग्नाइज करना होता खाली कि भाई ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने सम्राट में थीम वाइज आंसर राइटिंग करवाते थे। उसमें बच्चे क्या करते थे कि पीवाईक्यू उनको दिखाता था, कुछ क्वेश्चन फ्रेश देता था जो इंपॉर्टेंट होते थे, वो लिखते थे उस पर, फिर डिस्कशन करता था, उनके पॉइंट पूछता था। बट सारे लोग तो उसको एनरोल नहीं कर सकते। तो एक प्रोग्राम ऐसा है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स हैं, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे किसी ने यूपीएससी इंटरव्यू दिया है और ऑप्शनल उसका सोशलॉजी रहा है, तो सोसाइटी पर, वो हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पर, पीएसआईआर वाला जीएस2 पर। इस तरीके से लोग क्या करेंगे, रोज शाम को 6 बजे टाइम फिक्स रहेगा, ठीक है, रोज शाम 6 बजे टेलीग्राम चैनल पर गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी, आप ज्वाइन कीजिए। पीवाईक्यू के थ्रू जो भी आपका पीवाईक्यू है उसको उठाएंगे, आपसे कहेंगे कि भाई सोचो इस पे पॉइंट। आपने पॉइंट सोचा, मॉडल आंसर पहले से बना हुआ है, जो टीचर है वो खुद ही योग्य है, मॉडल आंसर सिर्फ दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा। टीचर तो खुद आपको बताएगा ही कि ऐसे सोचना था, ये लॉजिक लगाना था। तो हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं, अभी रेवन जी को हमने काम सौंपा है जीएस2 के लिए, जो उन्होंने यूपीएससी मेंस भी दिया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और हमारे यहाँ रिव्यूअर की भूमिका निभा रहे हैं, तो उनकी योग्यता अच्छी है। उन्होंने गुजरात स्टेट का भी मेंस दिया है, तो लंबा अनुभव है उनका। अभी वो जीएस2 से शुरुआत कर रहे हैं, पहला सेशन उन्होंने कर भी लिया है आज। आप उसे कीजिए, रोज शाम को 6 बजे एडमित्री के टेलीग्राम चैनल पर गूगल मीट लिंक आ जाया करेगा। आप एक 40-50 मिनट आपको देना है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सीखेंगे कैसे करना है, अपने पॉइंट्स बताएंगे, और उसके बाद में जो टीचर है वो डिस्कस करेगा कि इसको ऐसे लिखा जा सकता था, इसमें ये पॉइंट आ सकता था, इसमें ये डेटा आ सकता था। तो आप सीख सकेंगे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और चार्ज एनवायरनमेंट में। उम्मीद है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो अभी उतने बेहतर स्थिति में नहीं है आंसर राइटिंग के लिए। उनके लिए भी, जिनको सोचने में दिक्कत होती है, आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो फिर सूझता नहीं कुछ, ब्लाइंड हो जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ब्लैंक हो जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी स्थिति बेहतर होगी। उम्मीद है उपयोगी होगा आपको। सर्जन सुलभ यानी फ्री है, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, रोज शाम को 6 बजे तैयार रखना पड़ेगा खुद को। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे सेशन स्टार्ट हो जाएगा टाइम पे। तो आज जीएस2 से शुरुआत कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे सेशन होगा। पहला सेशन हुआ है, रेवन जी ने लिया है, वो इसके जस्ट आगे रिकॉर्डिंग उसके अटैच कर दी है, जो लाइव सेशन हुआ था उसका। आप देखिए और बताइए क्या सुझाव है आपके, उसमें कुछ अगर बेहतरी के लिए कुछ आपके सुझाव हैं तो हम उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कि जैसे सर ने बताया है, आप लोग भी, अगर कोई है जो पहली बार मेंस लिख रहा होगा, कोई है जो आगे भी मेंस लिखा होगा, तो सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं। कई बार हमें फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं, कई बार हम पॉइंट्स फ्रेम नहीं कर पाते, कई बार हमारे पास मतलब हमें बहुत कुछ आता है तो वर्ड लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो पाती। तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, तो उन्हें हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हैंडल करेंगे। अभी भी आवाज सही नहीं है। Yeah, okay, thank you. So the point being is कि यहाँ से हम आंसर राइटिंग के सेशंस को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा जो होगा जहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल ग्रास्पिंग जो होती है, और बेसिक जो हमारे नोट्स होते हैं, हमारे मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, उस पर फोकस करेंगे। द सेकंड फेज वुड बी द वर्क ऑन द लैंग्वेज एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द टॉपिक, उसके ऊपर हम काम करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट वुड बी ऑफ द वैल्यू एडिशन, कि हमारा आंसर जो होता है, हम अगर आपको बहुत ही आसान और सीधी भाषा में समझाओ, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको हम सबसे पहले, जो कि बाल अवस्था से लेके हम उसको बेसिक नरिशमेंट के साथ फिर युवा अवस्था पर ले जाएंगे, और फिर हम उसे मैच्योर स्टेज पे ले जाएंगे। इस पे यहाँ के जो मेजर प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम्स को मैं टैकल करना सिखा दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी पढ़ा नहीं है, उस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हो तो उसे भी टैकल कर लेंगे। और मान लीजिए कि अगर हमने किसी चीज के लिए बहुत बड़ा भी पढ़ा है, तो बाकी उसे हमारा आंसर कैसे इफेक्टिव होगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कि मार्केट में एक जो भ्रम छाया हुआ है कि
मेंस पढ़ना हो तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, तो नई बात है। आईएएस हो या फिर किसी भी प्रकार का कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर हो, एक बेसिक चीज है जो आप कहीं पे भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस के नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो देयर हैज बीन अ क्लियर कट चीज जो देखी गई है कि हमें कोई पीएचडी स्कॉलर या कोई ऐसा धुरंधर नहीं चाहिए डॉक्टरेट। द बेसिक रिक्वायरमेंट विच द कमीशन इज आस्किंग इज जस्ट अ ग्रेजुएट। तो कमीशन आपके नॉलेज को एक हद तक ही रखना चाहता है। कमीशन किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, दैट इज कि आपका डायमेंशन, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट किस लेवल के ऊपर है। तो हम सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे कि वेरियस क्वेश्चंस को हमें किस हिसाब से हैंडल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो अप्रोच करेंगे उसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि हम किस हिसाब से करेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू हम उसको लेंगे। सबसे पहले हम उसकी थीम एनालाइज करेंगे। थीम एनालाइज करने के बाद हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके उनको डिफरेंट एस्पेक्ट में लिखना सीखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन को भी 3 एस्पेक्ट से कैसे लिख सकते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं, और एक क्वेश्चन को ही मतलब जो सबसे बहुत अलग अलग डायमेंशन से लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं और कई बार देखा गया है हम कॉपी भी इवेल्यूएट करते हैं तो हमें बहुत सारी बार हमने नोटिस किया है कि बच्चे जो है फैक्ट्स डाल देते हैं, जो रटा हुआ इंट्रो या फिर किसी कोचिंग मटेरियल का वो डाल देते हैं। इन चीजों से कभी नंबर नहीं आने वाला है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आईएएस या फिर कलेक्टर बना देता तो फिर मतलब बच्चों की जो इंटेलेक्चुअलिटी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट बीइंग इज कि हाउ आवर आंसर्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, और वो भी मार्क लेने वाला, नंबर हमें ज्यादा मिलता है उस हिसाब से हमें करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो क्वेश्चंस के वेरियस डायमेंशन को ओपन करना है। अगर क्वेश्चन 150 नंबर का है या फिर 100 नंबर का है, 250 नंबर का है, तो हमें उसको इफेक्टिव तरीके से किस हिसाब से हैंडल करना है वो हम सीखेंगे, और उसके बाद इफेक्टिव वैल्यू एडिशन कैसे है हम उसके ऊपर जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को ब्रेक करना सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की थीम हाईलाइट करनी है, थीम हाईलाइट करने के बाद हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखना है। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस बांटे होते हैं। हमें कहीं पे सिग्निफिकेंस लिखना होता है, कहीं पे चैलेंजेस लिखने होते हैं, कहीं पे हमें क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। तो इन चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जब भी ये सेशन चालू हो एक ब्लैंक पेपर और पेन या फिर आप इसकी अलग ही कॉपी बना लीजिए। ठीक है, इस कॉपी के अंदर आपको 2 डिवीजन पहले बना देना है। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट होगा, जहां पे आपको सोचना है आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, आप किस हिसाब से अपना जो नॉलेज है उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे फिट कर पाएंगे। ठीक है, और जो राइट साइड होगा वहां पे मेरे रिमार्क्स, मेरा दिया हुआ वैल्यू एडिशन और मेरे दिए हुए जो कोड्स है उसको किस तरीके से करना है वो करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, पॉइंट बेइंग इज, या जिसको भी कोई डाउट हो वो आप कमेंट में लिख दिया करिएगा। प्लीज माइक अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि इससे मुझे और बाकियों की भी जो लिंक होती है उसमें थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तो उसकी वजह से अगर किसी को कोई डाउट हो, इन बिटवीन कोई डाउट हो, कुछ भी चीज हो, विदाउट रेजिंग योर हैंड और विदाउट गेटिंग योरसेल्फ अनम्यूट, यू कैन सिंपली आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट्स। ओके, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो पॉलिटी जो है, पीवाईक्यू से पहले एक और चीज समझा देना चाहता हूँ मैं आपको। पॉलिटी जो है वो उसके बारे में मिथ है। बच्चों को ये लगता है कि पॉलिटी बहुत इजी है, पॉलिटी को हैंडल कर सकते हैं, बट पॉलिटी जो है दैट इज बीन नोन एज अ फाउंडेशन ऑफ योर आंसर राइटिंग। पॉलिटी से हमें 3 चीजें सीखनी है। एक स्ट्रक्चराइजेशन हमें सीखना है, सेकंड जो है हमें लैंग्वेज के ऊपर कमांड सीखना है, और थर्ड जो होता है हमें फ्रेमिंग ऑफ द आंसर सीखना है। ठीक है, फ्रेमिंग स्ट्रक्चराइजेशन में क्या आएगा कि हमारा इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या चीजों को रखेंगे। सेकंड पार्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज के ऊपर ये है कि क्वेश्चन के टोन के हिसाब से हम अपने आंसर्स के टोन को मैनेज करेंगे। ठीक है, ना भी बहुत ज्यादा आइदर ऑफ द साइड एक्सट्रीम जाएंगे, कि ये नहीं है कि अगर हम प्रो गवर्नमेंट है या कोई एंटी गवर्नमेंट है, किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट का क्वेश्चन है तो हम बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लिखते हैं, ये चीज हम नहीं करेंगे। और लास्ट चीज होगी फ्रेमिंग। फ्रेमिंग के अंदर ये होगी कि ओवरऑल आंसर को इंट्रो से शुरू करके बॉडी में कहाँ जाके एंड करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से देखना है। कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें मान लो कि रिसेंट न्यूज में चलाओ जिसमें कोई नेगेटिव हाईलाइट हो, तो हमने इंट्रो तो नेगेटिव सेंस में कर दिया, लेकिन हमें कंक्लूड पॉजिटिव में करना है। तो ये सारी बहुत माइन्यूट चीजें वो मैं आपको सिखाऊंगा। हमारा काम ये नहीं है कि क्वेश्चन पूछा, ग्रेजुएशन के बच्चे की तरह लिख के निकल गए। आवर वर्क हैज टू
effectively implement all the knowledge in our answer paper. Okay? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ले लीजिए आप, और ये जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, आपको मैं 5 मिनट का समय देता हूँ. आपको 5 मिनट के समय के अंदर 3 चीजों का काम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंट्रो में क्या लिखेंगे, पूरा इंट्रो नहीं लिखना है. आप इंट्रो में क्या लिखेंगे वो आपको लिखना है. यहाँ पे मैंने आपको अप्रोच ऑलरेडी स्क्रीन पे विजिबल दिखाया गया है. ठीक है, तो अगर किसी को पता ना चल रहा हो तो पहले एक बार अप्रोच पढ़े, फिर दिमाग लगाए, फिर जाए बॉडी के ऊपर, और फिर जाए कंक्लूजन के ऊपर. एक काम कीजिए, पहले अभी अपने आपको 2-3 मिनट दे. यू कैन वर्क ओनली ऑन इंट्रोडक्शन. पहले आप इंट्रो के ऊपर काम कीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि इंट्रो वेरियस टाइप में कैसे लिखे जाते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रोस को कैसे चेंज कर रहे हैं. ठीक है, 1840 हो गए. वी विल कंटिन्यू बाय 1843. आप अपनी चीज कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ. आप अपने हिसाब से इंट्रो बनाइए अभी, फिर मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से करना है. ओके, सो गाइस, टाइम अप. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के इंट्रो मैंने पढ़े. तो बेसिकली इंट्रो पे सबसे बड़ा फोकस हमारा ये होना चाहिए कि लेवल ऑफ क्लैरिटी जो है वो हमारे इंट्रो से आनी चाहिए. हमारा इंट्रो उस चीज को हाईलाइट करना चाहिए जहाँ पे हमारा आगे का आंसर प्रिवेल करेगा. ठीक है, तो सपोज हम जिस हिसाब से इंट्रो करते हैं उस हिसाब से हमें बॉडी पार्ट मेंटेन करना है. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है,
सबसे पहले आपको जो है शुरू करना है, दैट इज ओके, ठीक है संतोष, तुम्हारा इंट्रो भी मैंने पढ़ा। संतोष, ये जो तुम्हारा इंट्रो है, इसके अंदर पहले तो ये चीज मैं बताऊं कि इंट्रो के अंदर हमें सारा ज्ञान नहीं दे देना है। इंट्रो के अंदर हमें बहुत ही कम और क्रिस्प चीज रखनी है, जिस चीज को हमें बहुत शॉर्ट में समझाना है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इंट्रो 3 तरीके के होते हैं बेसिकली, हालांकि बहुत सारे टाइप के इंट्रो हो सकते हैं। एक इंट्रो होता है जो फैक्ट बेस्ड होता है। फैक्ट बेस्ड इंट्रो में हम क्या करेंगे कि जैसे बताया गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कब बनी, किस हिसाब से बनी, ये सब आप लिखते रहो, ठीक है। अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट है मॉडल आंसर वाला, तो वो ये डॉक्यूमेंट निकाल के साइड में खोल के उसको यूटिलाइज कर सकता है। पहला इंट्रो जो मैंने बता दिया है कि उसका टाइप होता है फैक्ट बेस्ड होता है, कि जिसमें हम बता देते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, तो शायद मेरे स्क्रीन में दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वाज फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान टू ड्राफ्ट एन इंडिपेंडेंट इंडिया सोवरेन फंक्शनिंग पार्टीशन प्रिंसली इंटीग्रेशन एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल टू द सोवरेनिटी, ठीक है। ये हो गया। दूसरे टाइप का जो इंट्रो होता है वो इंट्रो ये होता है कि वहां पे हम फंक्शनलिटी यूज करेंगे। फंक्शनलिटी किस हिसाब से यूज करेंगे कि हम पर्पस बताएंगे इंट्रो में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस हिसाब से बनाई गई थी, ठीक है। ये हो गया इंट्रो का टाइप 2। और द थर्ड टाइप का इंट्रो होगा जहां पे हम किसी स्कॉलर, किसी एमिनेंट पर्सनालिटी, उनको हम कोट करेंगे, कि जैसे एवी डाइसी हो गया या फिर और कोई हो गया, जोसेफ क्रिसेप हो गया। इस हिसाब से हम इनको कोट करेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस हिसाब से बनी और उसमें क्या क्या चीज जो है वो मेंशन कर दी गई, ठीक है। सर बाकी लोग को म्यूट करवा दीजिए। इज इट ऑडिबल नाउ? ओके सो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपको इंट्रो जो है वेरियस टाइप के लिख सकते हैं। एक मैं आपको एक फंडामेंटल बता देता हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं, कई स्कॉलर्स होते हैं, कई टॉपर्स होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, माइक अनम्यूट मत कीजिए, कमेंट में लिखा करिए जो भी है वो। मेरी और बाकी बच्चों की भी लिंक टूट जाती है इसकी वजह से। So I am literally requesting to all of you that whatever concern is there, you can please mention it in the comment section. Okay. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पेपर होता है जिसमें मान लीजिए 20 क्वेश्चन, यूपीएससी के हिसाब से मैं बताऊं कि जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि किस माइन्यूट लेवल तक हमारा पेपर जो है इवेल्युएट किया जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो फर्स्ट थिंग बीइंग इज कि दैट हम 20 के 20 क्वेश्चन में एक टाइप का इंट्रो नहीं लिख सकते कि हम सब में फैक्ट बेस दिखा रहे हैं, हम सब में करंट का डेटा डाल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। हमारे इंट्रोज भी थोड़े थोड़े वेरी करने चाहिए ताकि पेपर जो है पूरा मोनोटोनस ना लगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हर एक स्टूडेंट को जब भी ये पीवाईक्यू के साथ एक्सरसाइज करे, साथ में सिलेबस लेकर बैठे और उस सिलेबस में अपनी नोट्स के अनुसार और अपने मटेरियल के अनुसार खुद को ये एक्सरसाइज करनी है कि मैं किस चीज में कौन सा वाला इफेक्टिव इंट्रो डाल सकता हूँ, ठीक है। कि ये इंट्रो हर एक क्वेश्चन में उस हिसाब से होना चाहिए कि वो इंट्रो एटलीस्ट आपको किसी से 0.5 नंबर भी ज्यादा दिलाने वाला होना चाहिए। या तो आप उसके ऊपर थोड़ा, जैसे करंट का कोई एडिशन आया, इंडियन एक्सप्रेस से उठा लिया या फिर और किसी बुक से उठा लिया जहां से आपने कोट वोट लिया है। सेकंड चीज, आपने रिसेंट पीआरएस की साइट या ऐसी किसी जगह से उठा लिया, दैट यू कैन ऑल्सो डू।
एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि आप जो खुद के नोट्स है उसको भी कई बार खुद की चीजों को मोल्ड करके लिख सकते हैं। वो मैं आपको लास्ट सेक्शन में सिखाऊंगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज से उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा कि हम जैसे जैसे सीरीज को लेके आगे जाएंगे, आपको दो चीज करनी ही करनी है। एक तो हर एक पेपर जो है GS 1 2 3 4 उसका सिलेबस आपको साथ में लेके बैठना है, और उसके मॉडल आंसर्स जो है उसमें थीम वाइज आपका नोट्स में क्या इस पर्टिकुलर चीज है जो आप इसमें यूज कर सकते हो, उस पर आपको काम करना ही करना है। ये काम है जो कोई आपको फ्रेश नहीं दे सकता। अगर आप अपना खुद का मेंस लिखने जा रहे हो तो आपको ये लिखना है 7.5-8 मिनट में जो आपके दिमाग में आता है। तो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योर ओन। ये जो यूट्यूब पे मिथ फैलते हैं भाई बाकी सारी जगहों पे हम करवा देंगे, हम नंबर दिला देंगे, ये सारा अंधविश्वास है। अगर एग्जाम निकालना है और सही तरीके से निकालना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरा काम यह है कि मैं आपको मेहनत करने की सही दिशा दिखा सकता हूँ, जिसकी वजह से आपका काम है बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आसान हो जाएगा, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही थोड़ा से थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंट्रो दिखा है ये इंट्रो फैक्ट बेस है, फैक्ट बेस इंट्रो है। अब इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें तो नीचे हमें कॉम्पोजिशन दिया गया है। ठीक है, कॉम्पोजिशन में भी एज दिस इज अ मॉडल आंसर हमने बहुत सारे कॉम्पोजिशन दिए, जैसे टोटल स्ट्रेंथ बिफोर मुस्लिम लीग जो उन्होंने लीव किया उसके बाद का, और उसके बाद जो मुस्लिम लीग ने जो पार्टीशन के बाद जो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई 299, वो भी हमने मेंशन किया है। ऐसी चीजों को आप इफेक्टिव तरीके से दिखा सकते हो, या तो यू कैन यूज चार्ट या तो यू कैन यूज डायग्राम। चार्ट और डायग्राम में बहुतों को ये होगा कि दोनों तो सेम ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। चार्ट में हम चीजों को पीसेमल वाइज, जैसे फ्रॉम अपर बॉटम लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेज, हम उसको फ्रेगमेंट करके दिखाते हैं। डायग्राम में हम उसको वेरियस सेक्शन बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन्हीं चीजों पे फोकस करने के बाद हमें नंबर जो है हमें बाकियों से आगे मिलेंगे। नोट्स वही है जो इंस्टीट्यूट ने दिए, दैट इज ओके, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन नोट्स के ऊपर आपका कुछ काम तो होगा ना। आपने वो नोट्स ऐसे ही थोड़ी रखे होंगे, आपका पेन तो ऊपर चला होगा, आपने कोई चीज हाईलाइट की होगी, कहीं पे साइड पे आपने लिखा होगा कि मैं ये इंट्रो करूंगा, मैं इस सेंटेंस को यहाँ से फॉर्मेट करूंगा। तो ये जो है ना नोट्स जो है वो उस सेंस में नहीं कहा जा रहा है। नोट्स तो आपको इंस्टीट्यूट ने दिए है, और इंस्टीट्यूट आपसे फीस भी उसी चीज के लिए लेती है, लेकिन नोट्स के ऊपर काम जो करना है ना वो आपको खुद को करना है। आपको फैकल्टी पढ़ा के जा सकता है, लेकिन उसके बाद वो पढ़ना भी तो आपको है खुद के तरीके से। तो कृपया करके सबसे निवेदन है कि ऐसे स्कूल लेवल वाले जो सवाल है उसको इस सेशन में ना पूछा जाए। हालांकि जेन्युइन डाउट हो आई विल एड्रेस इट कि नोट्स क्या है कैसे है, पहला सेशन है तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन आगे वाली जो चीज है हम उस पे इन चीजों के ऊपर थोड़ा और फोकस करेंगे कि एटलीस्ट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट और वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो सवालों में भी हमारे थोड़ा वो लहजा होना चाहिए कि हम फिर वो उस लेवल वाले सवाल ना पूछे। हालांकि कोई नहीं अरुण, इट इज गुड, आपने अपने कंसर्न को एड्रेस किया और आगे भी मैं करता रहूंगा। बट किसी के भी मन में कोई सवाल आता है तो मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि सीधा उसे कमेंट में डालने से पहले मैंने जो आपको पेपर दिया है ब्लैंक पेपर, जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रेनस्टॉर्मिंग या रफ पार्ट है, आप वहां पे एक वर्ड मेंशन करके उसे रहने दे सकते हैं। मे बी आप जो सवाल पूछने जा रहे हो मेरे आगे के लेक्चर में वही चीज वहीं पे कवर हो जाएगी, तो आपको उधर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ में बेहतर समझा पाऊंगा, रादर देन बीच में से आपकी चीज को उठा के मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिटेल्स दी गई, अभी ये जो है कॉम्पोजिशन वाला पार्ट, इसको आपको डायग्राम में भी बता सकते हो, चार्ट में भी बता सकते हो कि बिफोर पार्टीशन इस हिसाब से कांग्रेस के इतने सीट है, मुस्लिम लीग के इतने सीट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एनालिसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है कि ये जो चीज है इसको तो कोई बदल नहीं सकता, ये तो सब सेम लिखेंगे। ठीक है, अब ये पोर्शन आ रहा है कि जहां पे हमें बाकियों से बेहतर होना है, और वो पार्ट है एनालिसिस वाला। और एनालिसिस के चलते हमें एग्जामिनर को दिखाना है कि हम बाकियों से कैसे इफेक्टिव मैनर में उस चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला एनालिसिस जो है उसमें हालांकि आप यहाँ पे 2 डायमेंशन बना सकते हो, एक हो सकता है प्रो,
ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकता है। दूसरा जो होता है वो कॉन्स टाइप का होता है, जहां पे एनालिसिस है वो थोड़ा क्रिटिकल लहजे में किया जाए। यहाँ जो एनालिसिस है हमने एक ओवरऑल यूनिफॉर्म तरीके से दिखाया गया है, वेरियस पॉइंट को हमने ब्रेक करके और उस चीज को हमने बता दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम कभी भी किसी पॉइंट को लिखते हैं तो उस पॉइंट के अंदर हमारे पास 2 या 3 चीजें मस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट की हमारी रैशनैलिटी, कि हम ये पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, उस पॉइंट के लिए हमारे पास कीवर्ड होनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हम पूरा सेंटेंस लिखते चले जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह, नहीं, हमारे पास प्रॉपर कीवर्ड होना चाहिए। और थर्ड जो चीज है कि हमारे पास या तो कोई एग्जाम्पल, या तो कोई फैक्ट, या तो फिर कोई एमिनेंट स्कॉलर से सब्सटेंशिएट करना पड़ता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जैसे हमने किसी चीज हम जाके बोल देंगे कि फॉर एग्जांपल भारत में जो है वो मर्डर जो है उसका क्राइम इतना बढ़ रहा है, लेकिन कैसे? हमारी बात एग्जामिनर थोड़ी मानेगा, हम भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थोड़ी है, वी आर नॉट एन ऑफिशियल। तो हमें उस डेटा को किसी वेरियस सोर्स से कोट करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट लिखने के लिए 3 चीज मेन होती है, जो मैंने आपको बता दी, आप अपने साइड के नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले उस पॉइंट को लिखने के लिए चाहिए आपका रेशनल पर्सपेक्टिव, कि आप क्यों लिख रहे हैं। सेकंड, कीवर्ड एंड साइड हेडिंग, दैट इज मस्ट। थर्ड, एग्जांपल, फैक्ट और एनी एमिनेंट स्कॉलर टू सब्सटेंशिएट द पॉइंट, ठीक है। ये 3 चीज मेन हो गई। ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, मे बी स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ये हो पाए, आपका दिमाग खुले, आपके दिमाग के ऊपर जोर आए, लेकिन पॉइंट ये कि अगर यही एक्सरसाइज आप सारे क्वेश्चन में करते चले गए तो आपको किसी भी चीज के लिए सेपरेट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ही नॉलेज को वेरियस क्वेश्चंस के अंदर इनकलकेट करके प्रॉपर स्ट्रक्चराइज आंसर बना सकते हो। ये इस चीज की मेहनत है कि मैंने देखा है कई बार कि जो नोट्स होते हैं वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसमें देखा गया है कि प्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर अगर पूरा नोट्स भर के दिया है तो उसके ऊपर पहले प्रो के मुद्दे दे दिए, फिर कॉन्स के दे दिए, फिर उसी चीज को आगे ले जाओ। तो हमें जो है वो गधे जैसी मजदूरी नहीं करनी है। एटलीस्ट वी आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, तो हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। और यही चीज है कि बाकियों से हम इफेक्टिव तरीके से सिलेबस भी खत्म कर पाए और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी ज्यादा हो, ठीक है। किताबें वही है, टॉपर भी मोस्ट ऑफ वही पढ़ते हैं, बाकी बच्चे भी वही पढ़ते हैं, बट स्टिल दे आर टॉपर बिकॉज उसके ऊपर उनका काम इतना इफेक्टिव तरीके से होता है जो उनको बाकियों से ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो हमें वो तरीका सीखना है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले बताई पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, कि इंक्लूडेड कांग्रेस लीडर, सोशलिस्ट, कंजर्वेटिव्स, इंडिपेंडेंट माइनॉरिटीज, ठीक है। इस चीज को कितना अच्छे तरीके से हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं वो नीचे लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने इस असेंबली को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस असेंबली को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये दोनों चीज जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस चीजों को आप अपने भी नोट्स में यूज कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर चीज को कैसे सब्सटेंशिएट कर पाएंगे इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर तो, ठीक है। सोशलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, कंजर्वेटिव, हर एक चीज के लिए हमने एक अलग कोट दिया है, हमने एक अलग स्कॉलर दिया है। आप उस स्कॉलर को देख सकते हैं और आप उसी स्कॉलर के चलते उस पॉइंट को डाइवर्सिफाई करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े ज्यादा दे दिए हैं, ज्यादा इसलिए दिए हैं कि अगर हम 8 देंगे या 7 देंगे तो उसमें से आपको 2-3 याद रहेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब याद रखना है, आपको अपनी स्ट्रॉन्ग साइड के हिसाब से आप कौन सा याद रख सकते हो आपको उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो इस चीज को इस तरीके से देखना है, हमें सब कुछ रट्टा नहीं मारना है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आगे भी दोहराता रहूंगा, हमें सब कोई हर एक चीज का रट्टा नहीं मारना है। हमें उन्हीं चीजों को उठाना है जिन चीजों को, क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर आपको मैं म्यूजियम से उठा के 2000 पन्ने वाला डॉक्यूमेंट भी पकड़ा दूंगा, लेकिन अगर सवाल आया तो आपको 150 वर्ड में ही लिखना है। ये बात को दिमाग से कभी नहीं निकालना है। पढ़ना इतना ही है जितना आप लिख पाओ। हमें गधे जैसी मजदूरी नहीं करनी है। ये बात को अपने नोट्स पे चिपका लेना, अपने मन में चिपका लेना कि कितना भी पढ़ पाओगे वर्ड लिमिट को एक्सपांड करके नहीं लिख पाओगे। हमें इसी वर्ड लिमिट में हमें लिखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे वेरियस डायमेंशन, वेरियस कॉलर दिए हैं कि आप उसमें से फिजिबल जो पॉइंट है आपको जिस हिसाब से लगते हैं उस हिसाब से आपको याद करना है। आप पॉइंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक दिखेगा साइड हेडिंग, ठीक है।
साइड हेडिंग के बाद हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड यूज किए हैं, ठीक है, जैसे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, कंपोजिट नेशनलिज्म, ठीक है। इन वर्ड को आपको एग्जाम में यूज करना ही करना है, ठीक है। और स्कॉलर को उससे सब्सटेंशिएट करना है कि भाई ये कंपोजिट नेशनलिज्म, लेकिन किसने कहा? तो भाई हम नहीं कह रहे, ये भाई तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी कह रहे हैं, ठीक है। और वो जाने माने व्यक्ति है, तो उस हिसाब से हमें पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना है। इसके बाद आएगा इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे जो गेम है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपके पास 8 नंबर और 12 नंबर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एक चीज जो होती है वो ये होती है कि 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको मिनिमम 2 डायमेंशन निकालने ही निकालने हैं, क्योंकि जो ऊपर की लेवल की इवेल्युएशन होती है उसमें ये चीजें, कुछ चीजें उनको फंडामेंटल तरीके से रखा ही गया है कि 8 नंबर वाले में आप ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपने एनालिसिस कर दिया, रिप्रेजेंटेशन का फिर डाल दिया, नहीं। या तो फिर आप उसका कोई कॉन्स बताओ या नेगेटिव एस्पेक्ट बताओ, ठीक है, या उसको क्रिटिसाइज करो, ठीक है, या फिर आप उसका इफेक्टिवनेस बताओ। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने डायमेंशन निकाल पाओगे, लेकिन ये है कि आपको 2 डायमेंशन तो एटलीस्ट निकालने निकालने हैं। देखा, फिर मैंने अभी पूछा ये लेक्चर ऐप पे अपलोड होगा, ये चीज मैं एज अ फैकल्टी कैसे बता पाऊंगा? इसके लिए एडमिन टीम आपको दी गई है, आपको इसके लिए पूरा ग्रुप दिया गया है। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीज आप उनसे एक बार पूछ लीजिए। हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए, बट ही इज द बेटर पर्सन और शी इज द बेटर पर्सन जो सृष्टि मैम है टू आंसर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस है, एक और फ्रेमवर्क मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमने 8 नंबर और 12 क्वेश्चन में डायमेंशन की बात की, अब हर डायमेंशन में हमें और कैसे वर्क करना है, तो हम 4-4-4 वाला रूल फॉलो करेंगे। 4-4-4 वाला रूल क्या होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये चीज हम बेसिकली सब में रखेंगे कि हम मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, 4 से ऊपर नहीं लिखना है। एनालिसिस अगर पूछा है 4 पॉइंट, क्रिटिसिज्म पूछा है 4 पॉइंट, उसके बाद हमें अगर वे फॉरवर्ड पूछ रहे तो 4 पॉइंट, चैलेंजेस पूछ रहे तो भी 4 पॉइंट, ठीक है। अलग अलग पेपर के हिसाब से अलग अलग उसके क्राइटेरिया होते हैं। GS3 होता है तो हमें चैलेंजेस पूछते हैं या लिमिटेशंस पूछते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंस पूछते हैं और उसके बाद वे फॉरवर्ड। तो ऐसा क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार हमें करना है, लेकिन हमें याद रखना है कि मैक्स टू मैक्स हम 4 पॉइंट लिखेंगे और 4 पॉइंट लिखोगे तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो हम 4-4-4 वाला रूल फॉलो करेंगे। आपके पास अगर ज्यादा नॉलेज हो और बाकी के हिस्से में आपको कुछ ना लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, बट हमें आंसर के हर एक स्ट्रक्चर को एक जस्टिफाइड जो है इंपॉर्टेंस देना है। तो उस हिसाब से ये चीज बेटर रहेगी कि आप हर एक क्वेश्चन को थोड़ा 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 ब्रेक करके, मतलब हर एक को थोड़ा सा न्याय देके उस हिसाब से आप लिखे, ठीक है। ये जो आंसर्स है आपके पास आएंगे, आप उसको पढ़ भी सकते हो। मेरा जो काम है यहाँ पे ये सिखाने का है कि इस आंसर्स को पढ़ने कैसे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस जो है या जो उसको सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि ये पॉइंट भी थोड़े बहुत कुछ सिंपल है, मैं इसमें भी आपको इफेक्टिवनेस के जरिए लिखना सिखाऊंगा। पॉइंट्स में, इंपॉर्टेंस में हमें 3 चीज हमेशा याद रखनी है कि हम इंपॉर्टेंस कैसे दिखाएंगे, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में हम इंपॉर्टेंस कैसे दिखाएंगे। तो फर्स्ट चीज वो होगी कि हम उसका 0 लेवल से ऊपर वाला इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, ठीक है। कि हम जैसे बताएंगे कि भाई कोई बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किस हिसाब से इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। तो उस हम बताएंगे कि भाई उसके लिए अंदर लीगल एक्सपर्ट थे, ठीक है, या तो फिर सोशल रिफॉर्मर थे, उसका इम्प्रिंट जो है या उसका प्रेजेंस है वो हमें दिख रहा है, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कैसे उसको भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से सब्सटेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूं टू द पॉइंट, मान लो अगर इसका 50%, 60% भी लिख के आते हो पेपर में, उस प्रेशर के अंदर, उस कंपटीशन के अंदर, आप बाकियों से बहुत आगे हो। मतलब इंटरव्यू कॉल तक तो आप वैसे भी जा चुके हो, अगर इस लेवल ऑफ क्लैरिटी, इस लेवल ऑफ थॉट से आप इन चीजों को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा फोकस करना है कि हम जो लिख रहे हैं उसको हमें किस फ्लो में लेके जाना है, ठीक है। तो लीगल एक्सपर्ट हो गया, तो उसके अंदर आप पर्सनालिटी का नाम लिख सकते हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, KM मुंशी हो गए, या एडवाइजर थे BN राव, कि ये सारे एडवोकेट थे उस टाइम के अंदर, ठीक है, और प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट भी थे। सोशल रिफॉर्मर के अंदर आपको नाम लिखना है, सरोजिनी नायडू का लिखो या फिर किसी और का लिखो कि आप उनका द्वारा दिया हुआ रिफॉर्म लिखा दो।
एडमिनिस्ट्रेटर, नेशनल रिफॉर्मर, उनको अगर आपको करना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी वेरियस जो है प्रोविजंस, जैसे आम्बेडकर जी को आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसके अंदर सबसे पहले आपके पास थोड़ा डेटा होना चाहिए लिखने के लिए। फिर ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हो पॉइंट लेकिन आपके पास फिर कोट करने के लिए डेटा ही नहीं है। सोशल रिफॉर्मर लिखो तो सामने डीपीएसपी के एक दो आर्टिकल लिखने आने चाहिए आपको कि आप किससे उसको सब्सटेंशिएट करोगे, ठीक है। यही चीजें हैं जो मतलब आपके नंबर को बाकियों से आगे बढ़ाती है। सब लिख देंगे, लीगल एक्सपर्ट सब लिख देगा, सोशल रिफॉर्मर सब लिख देगा, लेकिन भाई उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट कैसे करोगे? और अगर आपने वो रिलेट कर दिया तो आपका नंबर वहां पे 0.5 बढ़ जाएगा। यही चीज होती है जो इन डेप्थ आपको समझनी होती है। अब बारी है कंक्लूजन की। कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन के अंदर आपको दो चीजों का थोड़ा फोकस करके रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके आंसर्स को खत्म करे, ऐसा होना चाहिए। कई बार बच्चों को, ये बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे जो है वो इंट्रो वाली चीज को कंक्लूजन में लिख देते हैं क्योंकि उनके पास शायद होता नहीं उसका फ्रेमवर्क रेडी, या फिर ये होता है कि वो जो कंक्लूजन लिखते हैं उस कंक्लूजन को मतलब उनको एंड करना नहीं आता है। इतना बड़ा कंक्लूजन स्टार्ट में लिखते हैं, मतलब स्टार्ट वाला जो डायमेंशन होता है या उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो आता है उनका 20-30 वर्ड में, और बाकी का एंड करने के लिए उनके पास वर्ड नहीं होते हैं। तो कंक्लूजन के लिए मैं आपको एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र सिखा देता हूँ कि कंक्लूजन के लिए हमें क्या करना है। कंक्लूजन के लिए हमें थोड़े कंक्लूजन के टेम्पलेट रेडी करके रखने हैं और उनको रट लेना है। देखो जहां पे रटना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंक्लूजन पे आपको रेडी करके रखना है। कंक्लूजन में अगर कोर्ट बेस हो गए, किसी स्कॉलर के हो गए, तो वो हमें रट लेने हैं और मैं आपको वो कंक्लूजन की अलग से एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है। कि पॉलिटी के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई या फिर आपको जैसे कोई लोकपाल हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, पंचायती राज, उसके लिए आपको किसी चीज को कुछ नहीं करना है, उस कंक्लूजन को पकड़ के रट लेना है। वेदर इट इज क्रिटिकली एनालाइज तो हम उसका कंक्लूजन लिख देंगे कि हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं भाई, भले ऊपर हमने दिखाया कि कुछ लिमिटेशन थी लेकिन काम तो अच्छा ही किया है। हमें वे फॉरवर्ड बेस्ड कंक्लूजन दिखाना है तो हम उस हिसाब से भी दिखाएंगे कि हाँ अभी तक तो इन्होंने ठीक किया है लेकिन हम चाहते हैं और आगे हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें कंक्लूजन के टोन के ऊपर भी काम करना है, ठीक है। और यही चीज है कि एग्जामिनर हमारा आंसर पढ़े तो उस आंसर के अंदर हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग उसमें दिखना चाहिए। बहुत लोगों के ये सवाल है कि मेंस जो है उसका नंबर जो है वो क्यों काउंट किया जाता है, ये सब। लेकिन पॉइंट ये है कि उस चीज के अंदर आपको ये चीज पे फोकस करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेंस ही है जो आपको इंटरव्यू तक ले पाएगा, लेकिन मेंस के अंदर ही आपको आपकी लेवल ऑफ क्लैरिटी दिखानी है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ओके, और अभी तो शुरुआत है, आगे जाते जाते आपको मतलब और इस चीज में मजा आएगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपने एक्चुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं की है, तो मे भी आपको ग्राफ्स करने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन इस सेशंस को आप देखते जाइए, इस सेशन में आप थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा। अभी बहुतों की हालत ऐसी होगी कि शायद एक आंसर लिखने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सेशन को करते रहो, मैं आपको एक्सरसाइज सिखा दिया करूंगा और कुछ नहीं करना है। जितना पढ़ना है, रोज एक आंसर भी मैं आपको 2 आंसर लिखना सिखाऊंगा, उसको कुछ नहीं, घर जाके सेशन खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करनी है और इसी चीज को रिपीट करना है, बस खत्म। आप ऑलरेडी अगर ये जो है ब्रेकेज और साइकोलॉजिकल एनालिसिस सीख गए किसी क्वेश्चन का तो आप ऑलरेडी बहुत बेटर कर रहे हो। डायमेंशन को एक्सप्लेन इतना बड़ा भी नहीं करना होता है। देखो एक्सप्लेन और सब्सटेंशिएट में फर्क होता है। एक्सप्लेन में ये है कि आप पूरे सेंटेंस को पूरा लंबा लिख के बता रहे हो कि देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्यूरो लॉयर्स पैराडाइज, ऐसा करके, क्योंकि उसमें इतना बड़ा नहीं लिखना है। ये बुकिश लैंग्वेज भी नहीं चाहिए हमें। जो लिखता है उन्हें लिखने दो। एग्जामिनर के पास बहुत काम होते हैं, वो इतना लंबा पढ़ने नहीं बैठेगा, और आपके पास भी वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, आप इतना लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। हमें क्या करना है
कि हमें पर्टिकुलर डायमेंशन जो होता है उस डायमेंशन के ऊपर हमें सब्सटेंशिएट करना है। सब्सटेंशिएट हमें एग्जाम्पल से और उस हिसाब से करना है कि हमारा पॉइंट ऑटोमेटिक अगर उसके समझ में ना आ रहा हो तो उसके समझ में आ जाए। जैसे एक वर्ड है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो कई बार अब जो नए रिफॉर्म्स होते हैं या इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे उनको लगता है कि उनकी मोनोपोली या उनका जो कमांड है सिस्टम के ऊपर वो थोड़ा वीक हो जाएगा, वो तो थोड़ी स्क्रूटिनी उनके ऊपर सर्वेलेंस बढ़ जाएगा। बट ये जो वर्ड है कि मान लो कि हमने पेपर में लिखा, तो हम ये जो पूरा पॉइंट है हम इसको समझाने नहीं जाएंगे कि भाई ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया मीन्स दैट देयर इज एन अनइंटेंडेड बिहेवियर ऑफ द, इतना बड़ा नहीं लिखना है। ये वर्ड लिखेंगे और फिर हम नीचे लिखेंगे डेटा, या फिर किसी कोई पेपर से एग्जांपल लिया हो या फिर कहीं पे किसी ने कोट किया उस हिसाब से लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू वेरियस डेटा दिस पर्सन स्कीम्स हैज नॉट बीन स्टिल इम्प्लीमेंटेड, और ये जो रिफॉर्म है वो इतने इतने डिपार्टमेंट में नहीं हुए हैं। बस इससे काम खत्म हो गया हमारा। एग्जामिनर भी पढ़े लिखे ही होते हैं तो इतना समझाने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो कंक्लूजन का पार्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कंक्लूजन के पार्ट में हम किस हिसाब से करेंगे। कंक्लूजन किस हिसाब से करना है, कंक्लूजन के भी 3 एस्पेक्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंट्रो के बताए थे, इंट्रो के 3 एस्पेक्ट क्या थे? फैक्ट बेस हो गया, फंक्शनैलिटी बेस हो गया, कोट बेस हो गया, ठीक है। कंक्लूजन में भी एक हो गया कोट बेस हो जाएगा कि हम किसी भी की एज पर बी आर साहब आम्बेडकर या फिर के हनुमंतप्पा की ये ऐसे ऐसे था, ठीक है। सेकंड जो होगा कंक्लूजन वाज अ वे फॉरवर्ड और इन रिफॉर्मेटिव मेजर, कि जो मैंने बताया कि स्टिल हमने इतना इतना किया बट अभी और करने की जरूरत है, ठीक है। और जो थर्ड कंक्लूजन होगा वो होगा कि सिग्निफिकेंस दर्शाता हुआ, कि ये जो कंक्लूजन है वो ज्यादातर क्रिटिकली एनालाइज वालों में यूज किया जाता है कि हमने ऊपर थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर दिया, बुराई कर दी, लेकिन हम अंत में तो यही दिखा रहे हैं कि नहीं भाई थोड़ी बुराई है लेकिन ये चीज जो है बहुत जरूरी है और इसका इंपॉर्टेंस भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रही है। अब इन चीजों के अंदर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट के अंदर अपना डाउट रेज कर सकते हैं। ओके, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैं 3 मिनट का समय देता हूं। हिंदी में क्या समझना है आपको बताइए। मतलब मैंने मिक्सी सेशन लिया है, 50% हिंदी 50% इंग्लिश। देखो परमवीर सिंह जी, मेरी जो पर्सनल और खुद की चीजें हैं इनके ऊपर फोकस ना करें क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाली है। आपको एग्जाम में अपना पेपर के ऊपर आप फोकस कीजिए। मैं गुजराती साउंड करता हूं नहीं करता हूं इसका इंट्रो के अप्रोच 3 होने चाहिए। सबसे पहले जो मैंने बताया है वो एक होगा फैक्ट बेस्ड, ठीक है। हम किसी फैक्ट या कोई डेटा हो गया रिसेंटली या कोई रिसेंट इवेंट हो गई, ठीक है, हम उसको बताएंगे। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का या इफेक्टिव एविएशन पॉलिसी का एक क्वेश्चन था अभी रिसेंटली किसी टेस्ट सीरीज में ही मैंने देखा था। तो वहां पे इंट्रो जो हो सकता है वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश से आप करो, ठीक है, या फिर प्लेन क्रैश का डेटा दिखा के करो। तो ये दोनों एस्पेक्ट है। रिसेंट इवेंट में आप कोई एक इवेंट को मेंशन कर दो और डेटा में आप डेटा दिखा दो। सेकंड है जो फंक्शनलिटी वाइज, मेजरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये कोई ट्रिब्यूनल हो गया, उनको हम फंक्शनलिटी वाइज कि भाई ये जो बॉडी है वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, या फिर फाइनेंस कमीशन अगर आ गया है तो वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इम्प्लीमेंट द इफेक्टिव फिजिकल फेडरलिज्म इन द इंडिया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो हो गया वो हमारा होगा कोर्ट बेस, कि हम किसी स्कॉलर को, जैसे अमर्त्य इकोनॉमी में अमर्त्य सेन को यूज करते हैं, पॉलिटी में अंबेडकर जी को यूज करते हैं, उस हिसाब से एक चीज ध्यान ये रखनी है कि दोनों है ना कभी साइमल्टेनियस मत करना अगर आपके पास नॉलेज है तो। जैसे इंट्रो भी कोर्ट बेस किया और कंक्लूजन भी कोर्ट बेस कर रहे हो, ऐसा मत करना। अगर आपके पास नहीं है, लास्ट रिसोर्ट में मान लो फंस गए हो, देन यू कैन डू इट। अदरवाइज आपको थोड़ा वेराइटी और डाइवर्सिटी बना के चलनी है।
हाँ दिवाकर जी, इस चीज को भी हम हैंडल करेंगे, इसको ही हम क्वेश्चन का ब्रेनस्टॉर्मिंग दिखाएंगे। मैं आपको, ये आपको इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप क्वेश्चन को ना पूरा एक लाइन में पढ़ के चले जाते हो। क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखो, छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन को तोड़ो और फिर उन एस्पेक्ट को पकड़ पकड़ के सोचो। शुरुआत में एक क्वेश्चन सोचने में 15 मिनट 20 मिनट लगते, लग जाने दो। यही चीज है जो आपके दिमाग की एक्सरसाइज को थोड़ा और तेज करेगी। इसके बाद यही चीज को आप 2 मिनट में निपटा के खत्म कर दोगे। लेकिन शुरुआत में टाइम लगता है, लगने दो। और अगर शुरुआत में टाइम नहीं लग रहा है तो मतलब आप अपने आप से झूठ कह रहे हो। ले लो टाइम, टेक योर टाइम, थिंक। और वेरियस मतलब कोई बुरा से बुरा डायमेंशन भी आता हो ना, फालतू सा फालतू, तो भी अभी सोचो। सोचना एक बार सीख जाओगे ना तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम्पल्स को जो आप नोट्स में पढ़ोगे तो एग्जाम्पल्स को किस हिसाब से करना है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे मैं पढ़ के गया कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो ऐसे ना कि उसको मुझे पेपर में लिखना है, तो ऐसे आते हैं खाली 20-30%। ये खुद के एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। पेपर में जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को देखते हैं तो उस टाइम हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है जो हमने बहुत बार पढ़ा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आपको पढ़ लेना है, कुछ डेटा है याद कर लेना है, ठीक है। फिर लैंग्वेज के टोन से, लैंग्वेज यूज करके आपको यूज करना है। मैं एक सिंपल सा आइडिया बता देता हूँ कि मैं कैसे करता था। कि जैसे कहीं पे वाटर टेबल का कोई सपोज एक्स एग्जांपल है और मुझे बताना है इसको चैलेंज में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि डिस्पाइट दिस मेनी अप्रोचेस, ये है, वी हैव जस्ट रिक्वायर्ड दिस % वाटर लेवल, ठीक है, ये कर दो, ये चैलेंज हो गया। इसी चीज को मैं सिग्निफिकेंस में कैसे लिखता था कि वाई दिस दिस जल योजना, XYZ जल योजना, हमने इतना वाटर टेबल प्राप्त कर लिया। आई होप ये चीज आपके समझ में आ रही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने लिमिटेड रिसोर्स से पूरा अपना गेम खेला है, पूरे पूरे क्वेश्चन का गेम मैंने खेला है। कि मैंने कई बार उसी चीजों के जो चैलेंजेस मैंने ऊपर लिखे हैं उसके डेटा ही मैंने अलग कर करके उस चीज को मैंने सिग्निफिकेंस में लिखा है। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी अगर निकाल लेते हो ना जो खाली छोड़ के आते हो आप, तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने पेपर में। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही हो, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट चीज है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही चीज है कि हम बिना मेहनत के, छोटी वो या कम मेहनत के अंदर, अपने लिमिटेड रिसोर्स से भी हम उसका इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो यही चीज है, बहुत जगह ऐसा हो सकता है। वुमन सेंट्रिक या वुमन रिलेटेड इश्यूज में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अभी मान लो कि अभी भारत की स्थिति खराब है, तो हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अभी भी वुमन सेंट्रिक क्राइम जो है वो इतने हैं, ये चैलेंजेस हो गया। लेकिन हम बताएंगे कि जैसे स्त्री वाहिनी हो गया, ये हो गया, इससे क्राइम जो है हमने इतने % तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से लैंग्वेज को सीखना है एग्जाम्पल के लिए। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 2 चीज सिखाना चाहूंगा। वो ये है कि सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे डिस्पाइट द प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा जो कमीशन है वो मांग रहा है कि भाई हमें एक प्रोसीजर बता दो, ठीक है। ये थोड़ा नॉलेज वाला पार्ट हो गया और ये थोड़ा फैक्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नीचे जो है ना, नीचे इसका इन्होंने सर दे रखा है कि व्हाई डिड आंध्र प्रदेश स्टेट असेंबली पास अ रिजोल्यूशन टू अबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे चाहते क्या है ये लोग कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना उससे आप इंट्रो नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि अगर इंट्रो कर पाओगे तो भाई नीचे वाले पार्ट को कहाँ एड्रेस करोगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका इंट्रो जो होना है वो या तो आंध्र प्रदेश वाले इंसिडेंट से करो, क्योंकि ये बहुत था, अभी न्यूज में भी था उस टाइम पे जब चला था तब। तो थोड़ा आप न्यूज़पेपर को पढ़े होते या आपको उसका आइडिया होता तो आप उसको उस तरीके से ले पाते। सेकंड चीज जो है, जो हमने ऑलरेडी अपने अप्रोच में लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, किस हिसाब से होता है, आप ये कर दो। लेकिन यही है कि आप यहाँ से आंसर चालू करोगे तो बॉडी में आप फिर मेंशन करोगे उसका प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन अबॉलिशन का करोगे, ठीक है। उसका इफेक्टिवनेस आप अलग डायमेंशन में बताओगे। उसमें आंध्र प्रदेश जो है दूसरा, ये थोड़ा जो पार्ट है ये थोड़ा शेडो हो जाएगा, इसको हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे।
तो जब भी क्वेश्चन पकड़ो, जब भी क्वेश्चन को ब्रेक करो, जब भी क्वेश्चन को पिक करो, सबसे पॉइंट ये है कि क्वेश्चन की कौन सी ऐसी जड़ है जिसको पकड़ के हमें शुरुआत करनी है, और व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये समझना बहुत जरूरी है। इनको क्रिएशन और अबोलिशन जो है वो, हाँ अरुण जी आप तमिलनाडु का भी लिख सकते हो, सही है। आप आपके पास करंट डेटा हो आप कर सकते हो। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है आंध्र प्रदेश का पूछा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत डिबेट में था ये, मतलब मेरे अकॉर्डिंग उस प्रिपरेशन के टाइम पे था ये, तो मुझे पता है उस टाइम पे बहुत न्यूज में भी चल रहा था रिपीटेडली, तो उसलिए शायद ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन के अंदर मतलब इफेक्टिव इंट्रो जो होगा दैट वुड बी दैट यू स्टार्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश असेंबली, ठीक है। तो यहां से जैसे आप करोगे तो वो थोड़ा आपको एडवांटेज दे देगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर के माइंड में एक इंप्रेशन जो आपकी जाएगी वो है कि आप करंट से अवेयर हो और दिखाना है। देखो सबसे ये है कि आप ना अपने आप को एग्जाम में कैसे दिखा पाओगे, तो अपने आंसर से। आप वहां पे बोल नहीं पाओगे, बोलने का मौका आपको इंटरव्यू में मिलेगा, इंटरव्यू तब आएगा जब आप ये क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट, अपने आप को सुनाना है एग्जामिनर को योर आंसर्स, ठीक है। और आपकी एक एक चीज से आपका एटीट्यूड, आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी क्वालिटी, आपके वे ऑफ थिंकिंग, क्लैरिटी, ये सब एग्जामिनर को वहां तक जाना चाहिए। यहाँ पे द लेजिस्लेटिव काउंसिल उस हिसाब से इंट्रो दे दिया है, और ये इंट्रो बहुत है। कुछ इंट्रोज जो होते हैं वो जनरलिस्टिक होते हैं, जैसे मान लो कि कभी भी आप फंक्शनलिटी वाला फैक्ट वाला इंट्रो कर देते हो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रो के लिए मैं एक आपको चीज बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रो में जहां पे भी आप फैक्ट वाला या कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पर्टिकुलर चीज को डील कर रहे हो, पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी फर्क समझिए। पॉलिटी में और भी सब्जेक्ट्स और भी टॉपिक्स है, थीम्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही हो तब ट्राई टू मेंशन द आर्टिकल और द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज कहाँ दी गई है। आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को भी डील करने की एक अलग टेक्निक है, पॉलिटी वाले क्वेश्चन के लिए भी एक अलग टेक्निक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन हम सब पार्ट को भी थोड़ा ज्यादा उसको स्पेशल अटेंशन देके एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है प्रोसीजर सबको पता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है, ये है रीजंस फॉर। ये पार्ट जिसने लिखा होगा, क्योंकि ये पार्ट जो ऐसा है वो आदमी तभी लिख पाएगा जो उसने आंध्र प्रदेश का वो पर्टिकुलर न्यूज जो है वो पढ़ा होगा। जी धर्मेंद्र जी हाँ एग्जैक्टली अगर वही चीज मैं बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज पूछी गई हो, देन यू कैन मेंशन और यू हैव टू मेंशन द आर्टिकल और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसका रिलेवेंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेवेंस आप कॉन्स्टिट्यूशन से ही बता पाओगे। पॉलिटिका आप किसी न्यूज से या फिर पार्लियामेंट्री डिबेट से या फिर रिसेंट इंसिडेंट से बता पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब ये जो चीज है कि आंध्र प्रदेश रिजोल्यूशन जो है कि अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो क्यों दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है कि बहुत लोग ये मानते हैं कि जो ये पढ़ के जाएगा वो ही यही चीज कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप पहले पढ़ना सीख लो। सेशन के जब हमारे सेशंस लास्ट में जा रहे होंगे तब मैं आपको एक बूस्ट वाला लेक्चर लूंगा, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने जो पढ़ा है उसी के चलते अगर कोई ऐसा सवाल आ गया करंट से और डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन है फिर भी हमें खाली छोड़ के नहीं आना है और कैसे करना है। इतना मान लो 8 में से अगर आपको बाकियों की तरह 5 या 6 ना मिल जाए, आप 3 या 4 लेके तो आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे। और 3 नंबर भी कट ऑफ में बहुत मैटर करता है। वही जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है खुद की आवाज से, मैं आपकी चीज को वही बता रहा हूं मैं कि नहीं पढ़ा है फिर भी मैं लिखना सिखा दूंगा और खुद के नॉलेज से लिखना है वो भी। कंक्लूजन जो इसका है ये आप कंक्लूजन देख सकते हैं कि कंक्लूजन हमने थोड़ा वे फॉरवर्ड तरीके से बताया गया है, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ फ्लेक्सिबल constitutional process reflecting India's adaptive federalism.
ये जो वर्ड है ना, ऐसे वर्ड को, जैसे अडेप्टिव फेडरलिज्म हो गया, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो गया, ऐसे वर्ड के लिए एक वोकैब बनाओ, उसको अपनी छोटी डायरी हो गई या और कुछ हो गया, उसके अंदर लिखना सीख लो। ठीक है, ये चीज ऐसी है, यही चीज आपको, ये जो लोगों को प्रॉब्लम आती है ना कि हमें आता है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे ना तो आपके सेंटेंस के बीच में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी पेन रुकेगी नहीं, आपको पता है आप इस चीज को लिखते चले जाओगे। तो ये एक उपाय मैंने यहाँ भी बता दिया है कि जिन लोगों को ये दिक्कत है कि आता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं या फिर लिखते लिखते रुक जाते हैं, तो इन चीजों के लिए थोड़ी वोकैब बनाना स्टार्ट करो अपनी। एडप्टिव फेडरलिज्म, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड में भी यूज कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी के जो रिसेंट जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हो, 73rd 74 अमेंडमेंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो एक वर्ड को भी बहुत जगह यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पढ़ा है तो यही यूज करना है, आप इसको बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो। और यही चीज है जो मैं आपको रिपीटेडली बार बार याद दिला के बार बार फोकस कर करके सिखाऊंगा कि आपने जो पढ़ा है उसको वेस्ट नहीं जाने देना है कि भाई मैं तो ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्वेश्चन के लिए पढ़ के गया था तो इसको मैं कहीं नहीं, आपने पढ़ा है, आपको इसका यूज करना आना चाहिए, फिर आप वो किसी भी तरीके से करो, दैट इज आवर फोकस। मेरी बात मान लो, मैं आपको पॉलिटी के 10 टॉपिक के लिए हर एक के 10-10 पन्ने के 1000 पेज के नोट्स नहीं पढ़वाऊंगा, मैं आपको 100-150 पेज के नोट्स पढ़वाऊंगा और उसी में से लिखना सिखाऊंगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो कहां से भी पाताल से भी खोद के सवाल बना लेंगे, हम इसमें से ही लिखेंगे और हम इसी माइंडसेट से काम करेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा इसके लिए अलग से जाके पढ़ के आओ, और आपको भी खुद को ये नहीं कहना है कि मैं इसके लिए अलग से जाके कुछ पढ़ के आऊंगी, हमें इसको इसी में से पढ़ना है, दैट्स इट, और हमें इसका इसी में से आंसर देना है, बस यही है, यही पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए। हमने जो पढ़ा है हम उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, हम सेपरेट टॉपिक के लिए सेपरेट पढ़ने वाली मेहनत नहीं करेंगे, इसे गधा मजदूरी कहते हैं, इतना याद भी नहीं रहता, इतना लिखने की जगह भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, आंसर स्टार्ट करने के थॉट नहीं आते, वही ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको सिखाऊंगा। जैसे देखो, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर सबसे पहले 3 चीज आप उसको डिवाइड करना सीख जाओ। पहले तो वो पर्टिकुलर इश्यू जो है उसमें 5W लगाओ, वाई, वॉट, हु, हुम, व्हेन। ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज है, आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर पहले डायमेंशन कैसे निकालना। ये मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, पेपर वाली एक्सरसाइज मैं आपको इससे आगे जाके सिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 3 डायमेंशन आपको बनाने आने चाहिए। डायमेंशन कैसे बनाएंगे कि एक होगा पॉलिटिकल डायमेंशन, दूसरा हो गया इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है, सोशल डायमेंशन हो गया, और चौथा आप ले सकते हो साइंटिफिक या फिर एनवायरमेंटल डायमेंशन। ठीक है, पेस्टल अप्रोच, एग्जैक्टली दिस इज नोन एज पेस्टल अप्रोच, वेरी गुड। पेस्टल अप्रोच से आप डायमेंशन बहुत इफेक्टिवली बना सकते हो। थर्ड जो चीज है डायमेंशन बनाने के लिए वो ये है कि आप रिपीटेड जो आपने चीजें पढ़ी है उसी चीज को इसमें इनकलकेट करके आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंडिया के वाटर इश्यूज की चीज पढ़ी है तो उसमें जैसे सिग्निफिकेंस हो गया, उसकी लिमिटेशन हो गई, वे फॉरवर्ड हो गया, वही चीज को आप दूसरी जगह डाल के भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 3 अप्रोच दिखा दिए कि जब आपके डायमेंशंस ना बन रहे हो तो किस हिसाब से करना है। फर्स्ट जो है जनरल ब्रेक या फिर 5W, सेकंड इज द पेस्टल अप्रोच, एंड थर्ड इज द रिपीटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेम टॉपिक फ्रॉम योर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये 3 चीजों से आप सोचना सीखोगे। ये जो चीज है ना, इसको लिखते जाना साइड में, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुन रहे हो या फिर कोई जो है वो लेक्चर आराम से कान में ईयरफोन लगा के तकिए पे लेट के, नहीं, इन चीजों को लिखना है और यही चीजों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ये सेशन खत्म हो जाने के बाद आपको वो सारी चीजें जाके पढ़नी है, पढ़ने के बाद आपको इन्हीं चीजों का यूज करना है। और यूज कैसे करना है कि मैंने 2 आंसर आपको सिखाएंगे, तीसरा आंसर जो है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग आप खुद करेंगे और खुद करने के बाद आप लेके आएंगे।
एक चीज याद रहे, इसमें जो है उससे आपको ज्यादा करना है स्टार्टिंग के फेजेस के ऊपर। ये मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर का ये है कि आप अपनी सोचने की रूपरेखा जो है वो इसके अनुसार है या नहीं, वो आपको चेक करना है खाली, ठीक है। कि जैसे आपने सोचा, अब आप कितना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके सोच रहे हो, कितना आप लिमिटेशन में सोच रहे हो, वो आपको चेक करना है अपने मॉडल आंसर से वेरीफाई करके। तो इसके लिए एक्सरसाइज क्या होगी कि सबसे पहले आप अपना आंसर बनाओगे या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, ठीक है। पॉइंट्स, पूरा आंसर नहीं लिखना है, खाली पॉइंट लिखोगे। उसके बाद मॉडल आंसर खोलोगे और फिर चेक करोगे कि मॉडल आंसर और अपने आंसर में क्या अंतर है। फिर उसी अंतर को मॉडल आंसर के थ्रू अपने आंसर में लाना है और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस रेगुलर करके आपको अपने आंसर्स को मॉडल आंसर के करीब लेके जाना है। इज इट ओके टू एवरीवन? हाँ ठीक है, स्टेक होल्डर वाले अप्रोचेस भी आप ले सकते हो। अप्रोच बहुत सारे हैं, सी अप्रोच डायमेंशन बहुत बन पाते हैं। अगर 12,000 लोग मेंस देते हैं यूपीएससी का, देर देर माइट बी 10,000 अप्रोच यार। 1,000 बच्चे जो सिलेक्ट हुए उनके 1,000 के अप्रोच अलग हो सकते हैं, देर इज नथिंग। पॉइंट ये है कि आपको अपने दो पे काम करना है। एक तो स्ट्रॉन्ग के ऊपर स्ट्रॉन्ग काम करना है, वीक जो है उसको थोड़ा कम वीक बना के उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में रुक जाओ। मैं आपको अकेले स्ट्रॉन्ग वाले को और स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं सिखाऊंगा। आपको स्ट्रॉन्ग वाले को तो स्ट्रॉन्ग सिखाना है, लेकिन जो वीक है ना उसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आप थोड़ा मतलब टिक पाओ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है। आज का सेशन पहला था, ओरिएंटेशन था। मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है वो एप्लीकेशन बेस में जाके सिखाई है। मैंने जो आपको लिखा है इस सेशन के अंदर, इंट्रो के अप्रोचेस, कंक्लूजन के अप्रोचेस, एग्जांपल्स, पॉइंट फॉर्मेशन कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, टोन कैसे रखना है, लैंग्वेज के ऊपर काम कैसे करना है, एग्जांपल्स को किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, कीवर्ड्स के या वोकैब अलग कैसे अलग बनाने हैं, या एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग और डायमेंशन कैसे निकालने हैं, उसके 3 अप्रोच, ठीक है। ये जो है इन चीजों को आपको नेक्स्ट वाला जो आंसर है हमारा उसके ऊपर आपको करना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एनालाइज द इंटरेस्ट रेट काउंसिल। नंबर शायद वेरी हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप करके लाओगे। अब ये मत कर देना कि जो मॉडल आंसर दिया है ऑलरेडी आप उसी को उस प्रकार से लेके आओ, नहीं। इसमें जो है वो तो हमने दिया है, आपको ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा डेटा है जो आप इसमें अलग तरीके से करके लेके आओगे, ठीक है। दैट यू हैव टू डू। और इस चीज पे अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई कंसर्न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कीवर्ड के ऊपर। आपको क्या करना है कि आपको इंट्रोज और कंक्लूजन में जो हमने मॉडल आंसर में कीवर्ड दिए हैं उसके आपके अलग एक वोकैब बनानी है। जैसे हर क्वेश्चन से 2-2 वर्ड उठाए तो आपके पास 30-35 वर्ड ऐसे इफेक्टिव होने चाहिए, जिसको आप क्वेश्चन में अपने आंसर्स में डालोगे, आइदर इन इंट्रो आइदर इन कंक्लूजन। बॉडी में इतना नहीं डाल पाए दैट इज ओके, बट इंट्रो और कंक्लूजन में डालना ही डालना है। वोकैब जो है वो उसी का पार्ट है। वोकैब वोकैब जो है आप उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हो। वो वोकैब जो है वो बॉडी में भी यूज हो सकती है, इंट्रो और कंक्लूजन में भी यूज हो सकती है, साइड हेडिंग के तौर पर। मतलब आप उसको बॉडी में मतलब पॉइंट में भी यूज कर सकते हो। तो यही चीज है जो आपको करनी है। आपको जो जो इफेक्टिव चीज लगी, जैसे मैंने बताया था, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अडेप्टिव मैकेनिज्म, इन चीजों के ऊपर काम करना है। यही चीज है, इनके ऊपर आप ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में लिख सकते हो। आपको एक ह्यूमैनिटी या आर्ट्स वाले स्टूडेंट की लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखना है। आंसर के लिए एक लैंग्वेज है। कभी आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन जाके पढ़ोगे, मे भी शायद वर्ड आता है ब्यूरोक्रेटिक
लैंग्वेज जो है उसमें आपको लिखना है। तो कभी अगर अभी तो एग्जाम है लेकिन नोटिफिकेशन को भी ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि वही चीज है जो एग्जामिनेशन हमसे चाहती है, उसमें से भी बहुत चीजें जो हमें सीखने की मिलेगी। ठीक है, देखो कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मेहनत ये है कि हम इसको अच्छे तरीके से डील करें, हम कुछ चीजों को याद करके जाए, कुछ चीजों को रट के जाए। ओके, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। टुमारो वी विल मीट विद दिस सेकंड क्वेश्चन। पहले हम आप इस क्वेश्चन के ऊपर आपको जो होमवर्क दिया है उसके ऊपर हम काम करेंगे, और देन वी विल बिगिन विथ अदर टू क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू गाइस।